ये स्टूडेंट्स, आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो आता है आपका ईपीएस ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट। तो इसमें हमने अब क्या करना है, जैसे पहले हमने ये कंसेप्ट किया था कि जो अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, वो ऑलवेज राइज होती है विद द इंक्रीज इन डेट। तो हमने इसकी एग्जांपल भी की थी। बट जनरली अगर हमें देखें तो ऑलवेज़ ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका इन दोनों का रिलेशन और किसके साथ जाता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ, कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। क्लियर? जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो जितनी अमाउंट की हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब जितना हमें फाइनेंस चाहिए होता है, तो उसको हम अपनी अर्निंग्स के साथ कंपेयर करें तो हमें ये देखना होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, ठीक है, एक शेयर होल्डर को। तो अगर तो आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज देखो, ये उसी एग्जांपल को साथ लेके चल रहे हैं जो हमने की थी, ये वाली एग्जांपल, कि टोटल फंड हमें कितना चाहिए, 30 लाख का, और हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उन्होंने 4 लाख की दी है। तो इस केस में तो देखो हमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, 13। तो और उस केस में कॉस्ट ऑफ डेट हमारा कितना था, 10% आया था, ठीक है। तो इट मीन्स अब यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है, डेट अपना रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे हम अपनी अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे हम अपने डेट को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे ही आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी क्या है, इंक्रीज़ होगा। बट अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही आपका कम जा रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब आपको डेट डिबेंचर होल्डर्स का, मतलब या लोन लेने का आपको खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो ऑब्वियसली फिर वो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। आपको फिर डेट क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। अगर उस केस में भी अगर आप डेट ज़्यादा अपना क्रिएट करते हो, तो जो अर्निंग पर शेयर है वो आपकी डाउन जाती रहती है, ठीक है। जैसे अब इसको भी उन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि सेम एग्जांपल हम वही वाली लेके चल रहे हैं जो हमने फर्स्ट वाली की थी, बट बस इसमें हमने अपनी अर्निंग पर शेयर को क्या है, थोड़ा डिक्रीज़ कर दिया, मतलब 2 लाख कर दिया यहाँ पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब देखो उस बेसिस पे टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख की थी हमारी, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है वो 6, और कॉस्ट ऑफ डेट कितना था, 10%। इट मीन्स कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कम है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब अगर हम लोन लेंगे तो हमें उसका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। क्लियर? तो इस केस में देखो अब फिर से वो 3 सिचुएशंस लेके जा रहे हैं, जैसे उसमें भी हमने वही सेम 3 सिचुएशंस की थी, बट इसमें क्या था, हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, जिसकी वजह से जैसे जैसे आपने डेट की अमाउंट इंक्रीज़ की, आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। बट यहाँ पर देखो जैसे जैसे आप अपना डेट बढ़ाओगे, जैसे फर्स्ट केस में हमने कोई डेट नहीं लिया, इंटरेस्ट भी फिर नहीं आएगा, टैक्स आपने 30% लगाया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बना, 1,40,000, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आएंगे, क्योंकि टोटल इक्विटी फंड कितने हमारे पास, 30 लाख के, तो 30 लाख को अपने नंबर ऑफ़ शेयर से फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे 10, तो वो आपके पास आएगा 3 लाख। तो ये आपकी आई अर्निंग पर शेयर, ठीक है। फेस वैल्यू भी बच्चे आपको यहाँ पर गिवन है, आपको याद ही होगा कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 ईच वाला, मतलब एक जो शेयर है वो 10 रुपये का है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले। तो फिर आप क्या करोगे, जब अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दोगे अपनी नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। अब वही नेक्स्ट सिचुएशन में देखो, हमने डेट अब यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया अपना, ठीक है, हमारा डेट बढ़ गया, डेट आ गया, तो उस 10 लाख के पे 10% के अकॉर्डिंग आपके पास इंटरेस्ट भी आ जाएगा डेट का, तो आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स लेस होगी, उसके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कम हो गया। अगेन उसी बेसिस पर आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए यहाँ पे, क्योंकि देखो 20 लाख है अब, क्योंकि 10 लाख तो आपने क्या कर डेट क्रिएट कर दिए, तो अब आपके पास इक्विटी फंड सिर्फ 20 लाख रह गया, डिवाइडेड बाय 10 तो 2 लाख। 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आया, 0.35, देखो कम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में देखो वही, अब 20 डेट हमने और इंक्रीज़ कर दिया, 2 लाख देखो नील, EBIT आपका 2 लाख था, इंटरेस्ट ही आपके सारा पे कर दिया, मतलब टैक्स अर्निंग्स आपके पास कुछ भी नहीं बची, टैक्स भी कुछ नहीं पे करोगे, तो आपकी अर्निंग्स पर शेयर भी क्या आई, नील। क्लियर? तो ये चीज़ आपने ऑलवेज़ ध्यान रखनी है कि आपका नो डाउट अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे आप अपने डेट को इंक्रीज़ करते हो, बट कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि रेट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चे आपके पास आती है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल। अब देखो
कैपिटल जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपका फाइनेंसिंग डिसीजन से ही निकलता है रिलेटेड, क्योंकि वो आपका फाइनेंस से करता है, जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग का भी अभी हमने पॉइंट किया है। तो जनरली जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो सेम फैक्टर्स इसमें आएंगे आपके, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो न्यू है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले तो कैश फ्लो पोजीशन, बेसिकली सबको आई गेस क्लियर ही होगा कि ऑब्वियस है कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर अपना उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना है जैसा आपका कैश फ्लो पोजीशन होगी। अगर आपकी कैश फ्लो अच्छी है, ठीक है ना, आपके पास कैश अवेलेबिलिटीज़ अच्छी है, तो आप डेट रेज करो, अदरवाइज़ आप क्या करो, इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा रेज करो, ठीक है। ये पॉइंट आपका एक न्यू आया है, दैट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपको ये बताता है कि आपकी जो अर्निंग्स हुई हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपके इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशन को पे कर सकती है, मतलब आपके डेट के इंटरेस्ट को पे कर सकती है। तो जितना ज़्यादा, तो इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, क्योंकि देखो इंटरेस्ट को हमने कहाँ से बेसिकली लेना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगा, इट मीन्स आप उतना ही ज़्यादा डेट ले सकते हो, क्योंकि अगर ICR आपका ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स ये आपको ये शो कर रहा है कि आप अपने EBIT से ईजिली इंटरेस्ट पे कर सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो रेशियो है वो कम आ रही है, तो इट मीन्स आप क्या करो, कम जो है डेट यूज़ करो, ठीक है। तो बेसिकली इसको थोड़ा इनएडिक्वेट माना जाता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, कैश पोजीशन हमें शो नहीं करता, ये सिर्फ हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिखा रहा है। अगर सपोज कर लो अर्निंग्स हमारी ज़्यादा हैं बट हमारे कैश में बैलेंस फिर भी कम है, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या है, ज़्यादा डेट अपना रिकवर नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा क्रिएट डेट नहीं कर सकते। देन एक आता है बच्चे आपके पास डेट सर्विस कवरेज रेशो। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ी डिटेल प्रोवाइड करते हैं वो रिलेटेड टू द इंटरेस्ट, कि इसमें क्या है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है। अब इसमें बेसिकली दो फॉर्मूलेज होते हैं आपके, एक होता है आपका EBIT और उसको डिवाइड करना होता है हमने डेट सर्विस के साथ, मतलब जितनी भी आपने टोटल डेट अपना पे करना होता है। तो डेट सर्विस आपका कैसे होता है, दैट इज़ प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट जो हमने पे करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब जो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली होती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि इनको प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इसलिए यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो अब देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या तो आप यहाँ ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर कंप्लीट इसको शो कर सकते हो, मतलब यहाँ पर इसको EBIT को उन्होंने इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है उसमें क्या आप माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, देन आप टैक्स माइनस करते हो, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन के आता है। तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, इलेबोरेट, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया तो उसमें हम अपनी ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये आपकी कौन सी ये आपकी क्या होती हैं, नॉन कैश आइटम्स होती हैं, या फिर आपकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर शो कर देते हैं, मतलब इलेबोरेट कर देते हैं बेसिकली। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ी इलेबोरेशन दिया तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को अब अगर दोबारा से देखो ऐड बैक कर देंगे तो वो अल्टीमेटली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही बन जाएगा। डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं लाइक जो जैसे अमोर्टाइजेशन के आपके एक्सपेंस होते हैं। अब देखो डेप्रिसिएशन आपका कैश एक्सपेंस थोड़ी है, वो कौन से होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, ये तो आपको सबको ही पता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ आपकी एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है, बट एक्चुअल में कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होती डेप्रिसिएशन में, तो ये आपकी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो चाहे वो अमोर्टाइजेशन हो। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको बेटर जो है अपनी जो पोजीशन बताता है, रेशो बताता है कि अगर तो ये ज़्यादा होगी, हायर होगी, तो आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा डेट रेज कर सकते हो, और अगर कम है तो कम डेट रेज करोगे। उसके बाद देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी कॉस्ट ऑफ डेट का रिलेशन जाता है, ठीक है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, तो आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा डेट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। लेकिन अगर आपका रेट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कम है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, तो आप अवॉइड करोगे डेट को, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डेट, ये भी अगेन वही सेम चीज़ आ गई है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है विद कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर तो इंटरेस्ट रेट्स हैं कम है तो आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो डेट, अदरवाइज़ इक्विटी ही प्रेफर करोगे। ये पॉइंट्स बच्चे मैं थोड़े जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि इनको हमने फाइनेंशियल डिसीजन में ऑलरेडी कर चुके हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल डिसीजन का ही पार्ट है,
टैक्स रेट हो गया, ऑब्वियस है क्योंकि टैक्स रेट का अगर आपने बेनिफिट देखना है तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस करोगे, डेट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करोगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है आपका डिडक्टिबल, टैक्स डिडक्टिबल सोर्स होता है, उसका आपको एडवांटेज मिलता है टैक्स रेट पे। अगर तो टैक्स रेट कम है तो आप इजीली क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपका जो टैक्स रेट है, अगर टैक्स रेट ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, डेट के बेसिस पर ही पैसा जो है रेज़ करोगे ताकि आपको टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े। देन आता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि ऑब्वियस है आप देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी रेज़ हो जाती है समटाइम्स बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। देखो कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट क्रिएट करोगे तो वो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होएगा, किस पे क्रिएट होगा, कंपनी पे, और कंपनी के ऑनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर उन्हें लगेगा कि हम पर फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, समटाइम्स डिमांड कर सकते हैं हायर रेट ऑफ रिटर्न की, कि हमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा दो। अब इस केस में ऑब्वियस ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है इंटरेस्ट जो अर्निंग्स हैं वो क्या है ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो उस बेसिस पर भी आप क्या करते हो, हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, जो डेट है वो एक लिमिट में क्रिएट करेगी, ठीक है, एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएगी कि जिसकी बेसिस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स पर भी ज़्यादा इफेक्ट कॉस्ट का ना पड़े। देन आएगा देखो फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी हम पहले कर चुके हैं कि ऑब्वियसली जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी उसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है, और जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी हम उसी बेसिस से क्या करेंगे, फाइनेंस जनरेट करेंगे। अब जनरली जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो किस में कम होती है, जब हम लोन बेसिस पर फाइनेंस जनरेट करते हैं, मतलब डेट बेसिस पर, ठीक है। तो अगर हम शेयर्स लेंगे या डिबेंचर्स लेंगे तो उस बेसिस पर क्या है, आपका जो डेट है आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल लोन जनरेट कर लेंगे तो, ठीक है। देन आएगा आपका रिस्क कंसिड्रेशन, ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रिस्क कंसिड्रेशन आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो अगर तो आपका जो फाइनेंशियल रिस्क कम है, ठीक है ना, तो बिजनेस रिस्क कम है, मतलब आप इजीली अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को पे कर देते हो, तो आप क्या है फाइनेंशियल रिस्क भी इजीली बेयर कर लोगे, और उस केस पे आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ डेट को यूज़ करोगे फाइनेंस के लिए, ठीक है। और अगर आपकी जो बिज़नेस रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, आप अपने नॉर्मल रूटीन चीज़ों को भी पे ऑफ नहीं कर पाते हो, तो आप किसको प्रेफर करोगे, डेट को प्रिपेयर करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दोगे। फ्लैक्सिबिलिटी की कैपिटल स्ट्रक्चर में आपकी प्रॉपर फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये ना हो कि आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा डेट अपना कर रहे हो, क्योंकि देखो हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस लेके चलना होता है, फ्लैक्सिबिलिटी लेके चलनी होती है ताकि फ्यूचर टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ बोरो कर सकें। अगर कोई पर्सन ये देखेगा कि इस पर्सन के ने ऑलरेडी इतना डेट क्रिएट कर रखा है तो कोई भी हमें इन फ्यूचर जो है लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। कंट्रोल है, ऑब्वियसली है कि जो इश्यू ऑफ डेट है डज़ नॉट डिल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब देखो इक्विटी, अब अगर डेट है तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई खतरा नहीं होता कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं जाएगा, बट अगर हम और शेयर होल्डर्स लेके आएंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होगा कि उनका जो ऑनरशिप है, ठीक है, उनका जो कंट्रोल है वो कंपनी से कम हो रहा है। तो अगर ये वाला पॉइंट आएगा, कंट्रोल वाला पॉइंट, तो ऑब्वियसली आप किस बेसिस पर डेट को ही अपना मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस बनाओगे। क्लियर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हम कर चुके हैं कि ऑब्वियसली जो चाहे हम डिबेंचर होल्डर से जनरेट करें या चाहे हम इक्विटी शेयर होल्डर से जनरेट करें, तो उस बेसिस पर प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, मतलब प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो करके ही क्या कर सकते हैं, हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट कंडीशंस है, स्टॉक मार्केट कंडीशन पर भी आपका डिपेंड करता है। अगर तो बूम पीरियड चल रहा है, मतलब बुलिश फेज, मतलब आपके जो मतलब मार्केट में शेयर्स वैल्यू बहुत अच्छी चल रही हैं, तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करोगे। अगर बियरिश फेज चल रहा है, मतलब डिप्रेशन चल रहा है मार्केट में, मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कम है, तो आप डेट प्रेफर करोगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, अब यहाँ पे देखो जो वो बोल रहे हैं, द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डेट इक्विटी ऑफ ऑल कंपनीज रिलेटिंग टू गिवन इंडस्ट्री एक्ट एज गाइडिंग फोर्स वाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो अगर एक ही इंडस्ट्री है, सपोज अगर मोबाइल इंडस्ट्री है, तो जो भी एक इंडस्ट्री फॉलो कर रही होगी डेट इक्विटी रेशियो, तो बाकी कंपनीज भी क्या है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया उसी अकॉर्डिंग फॉलो कर सकती है जैसा कि कोई दूसरी इंडस्ट्री ने फॉलो किया है, ठीक है। और बट ये चीज़ भी ये है कि ये चीज़ भी हमें मेन फोकस करनी है कि हम कम्प्लीटली क्या है अदर कंपनीज़ को
फॉलो ना करें, ठीक है ना, मतलब ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ये चीज़ ये देखें कि उनका डेट अगर इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है तो हम भी उनको क्या है फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बच्चे था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देन उसके बाद हम फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल करेंगे। क्लियर। ओके बच्चे, थैंक यू।